हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, हमारा जो सेशन चल रहा था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी देश के राजनीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, जिसमें हम परिचय, उस संविधान के भाग 4 का थोड़ा परिचय पढ़ चुके थे। ठीक है, बता चुके थे गांधीवादी, इसमें गांधीवादी सिद्धांत था। ठीक है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसमें 36 से 51 अनुच्छेद दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेदों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी के अनुच्छेद के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, 36 से लेकर 51, जितना इस क्लास में हो पाएगा उतनी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो। ठीक, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर कह देना वक्त बताएगा। ठीक है, किसी से कोई नोक झोंक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया का काम ही यही है कि वो हमें कभी ऊपर नहीं देख सकती, हमेशा नीचे गिराने वाला ही काम बताएगी। तो आपको दुनिया पर ध्यान नहीं देना। यदि कोई निंदा करता है ना, तो उसको एक कहावत, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर निंदक नहीं होंगे ना, तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं वो निंदक लोग ही करते हैं। ये तुम्हारा विद्रोह नहीं होगा तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने विद्रोहियों पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, उनकी बातों पर नहीं, उन पर। ठीक, अब चलते हैं अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। भाग 4 में पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36। देखिए, अनुच्छेद 36 में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और ये वही राज्य शब्द है जो अनुच्छेद 12, नागरिकता का जो अनुच्छेद 12 था, जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था, वही राज्य की परिभाषा यहां भी दी गई है। लिखे गए हैं, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और ये वही राज्य शब्द है, यह वही राज्य शब्द है जो भारतीय संविधान के भाग 3 नागरिकता के अनुच्छेद 12 में दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है, वो वाद योग्य नहीं है। राज्य या सरकार कोई भी कानून या फिर कोई भी क्या नाम है योजना लाएगी, कोई भी नीतियां बनाएगी, तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही राज्य या सरकार कोई भी नीति या कोई भी योजना बनाएगी। ठीक है, डीपीएसपी अनुच्छेद 37, यह वाद योग्य नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है। राज्य या सरकार कोई भी नीतियां या योजना डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाएगी, ध्यान में रखकर ही बनाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 37 हमारा क्या कहता है? यह वाद योग्य नहीं है। राज्य सरकार कोई भी नीतियां या योजना बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। डीपीएसपी को मद्देनजर रखते हुए ही कोई नीति या योजना बनाई जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 38। अब अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि इसमें 3 प्रकार के न्याय की स्थापना की गई। इन 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और यह न्याय वही है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए थे, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। उसी की स्थापना इसमें की गई है और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 38 इसमें 3 प्रकार के
तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और राजनैतिक न्याय। इसमें तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और ये उसी प्रकार का न्याय है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में था। ठीक है, इसको कहां से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था। इस तीन प्रकार के न्याय को कहां से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया था। रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और वही राज्य शब्द की परिभाषा दी गई जो अनुच्छेद 12 में दी गई थी। अनुच्छेद 37 यह वाद योग्य नहीं है। राज्य या सरकार कोई भी नीति या योजना बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 38 है, इसमें तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में था क्या? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख था, वही तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में भी दिया गया है। और इस तीन प्रकार के न्याय को किसके संविधान से लिया गया था? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था, यानी रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39, ठीक है, अनुच्छेद 39 में 6 बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 में 6 बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 39 6 बातों का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये 6 बातें हैं, इसको हम थोड़ा लिख दें एक बार तब आपको समझाएं, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो 39 का जो एक है, 39 में 6 बातों का उल्लेख किया गया है, 6 प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम इसलिए नहीं लिखे कि इसको लिखने में ज्यादा समय लग जाता, वीडियो भी बोरिंग लगने लगती और थोड़ा लॉन्ग हो जाती। 39 का जो एक है, 39 का जो धारा एक कहती है, राज्य या सरकार पुरुषों एवं महिलाओं को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराएगी। ठीक है, राज्य या सरकार पुरुषों एवं महिलाओं को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराएगी। ठीक, इसकी धारा 2, सरकार मानवीय संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करेगी जिससे अधिक लोगों का कल्याण हो। किसी भी चीज जैसे राशन वितरण, कुछ भी वितरण ऐसा कराएगी जिससे अधिक लोगों का कल्याण हो, इस तरह से वो मानवीय संसाधनों का वितरण करवाएगी। ठीक, इसकी धारा 3 कहती है, सरकार आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करेगी जिससे धन का केंद्रीयकरण न हो सके। ठीक, किसी भी आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से कराएगी जिससे धन का केंद्रीयकरण न हो सके। आई बात समझ में? इसकी धारा 4, समान कार्य के लिए समान वेतन, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा वेतन दिया जाएगा, यानी समान कार्य के लिए सरकारी चीजों में समान वेतन का प्रावधान भी हमारे संविधान में है। ठीक, इसकी धारा 4, ऐसा कार्य सरकार लोगों से ऐसा कार्य नहीं कराएगी जिससे उनके स्वास्थ्य पर, आयु पर और बच्चों के सुकुमार अवस्था पर असर पड़े, उनसे ऐसा कार्य सरकार नहीं कराएगी। ठीक, इसकी धारा 5 नहीं, धारा 6 लास्ट जो है, राज्य या सरकार बच्चों के विकास के लिए अच्छे वातावरण उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार बच्चों के वातावरण के लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध कराएगी, अच्छे वातावरण उपलब्ध कराएगी विकास के लिए। ठीक, ये रही हमारे अनुच्छेद 39 की धारा 6। ठीक है, 6 प्रकार की बातों का उल्लेख देख लीजिए आप लोग। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद 39 का ए, जैसे ही आर्टिकल्स में बता दें आपको, आर्टिकल्स में अगर ABCD जोड़ना शुरू हो गया तो समझ लीजिए वो अनुच्छेद बाद में जोड़े गए हैं, पहले मूल संविधान में अनुच्छेद नहीं थे, उनको जो है बाद में जोड़ा गया है। इसीलिए ये भी बताते चलेंगे कब जोड़ा गया, किसकी सरकार में जोड़ा गया। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद 39 का ए, इसे 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 1976 के तहत जोड़ा गया था। और सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी। 39 का ए जो है, इसमें ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसमें सरकार जो है वो लोगों को विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। नागरिकों को यानी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। विधिक सहायता जैसे जो डायल 112 है 1076, ये जो विधिक निःशुल्क सहायता ये उपलब्ध कराएगी। और इसका जो प्रावधान 1987 में कानून बनाया गया था। 1987 में कानून बना, और 1995 में लागू किया गया। 1995 में लागू किया गया, लागू किया गया। ये 3 स्टेजों पर लागू किया गया था, ठीक है। एक पहला था केंद्र स्टेट पर, दूसरा राज्य स्टेट पर, और तीसरा, मतलब 3 स्टेज में लागू किया। पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा जिला स्तर पर। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा जिले के स्तर पर। केंद्र, राज्य और जिला, इसको कहते हैं नलसा, कहते हैं सलसा, इसको कहते हैं डलसा, इसको कहते हैं डलसा। नलसा, इसको कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस और अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विस एक्ट अथॉरिटी लिख दे रहे हैं, NATIONL, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, AUTHOR अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे इसका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसे इसका डिस्ट्रिक्ट DIS, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। नलसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। ये 3 प्रकार के स्टेज पर कानून बना था, ठीक है। 1995 में इसे लागू भी किया गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 की बात हम करेंगे। अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी की विचारधारा पे पूर्णतः कार्य करता है। महात्मा गांधी की विचारधारा थी कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 40, राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देगी। पंचायती राज्य व्यवस्था को बढ़ावा देगी, राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था का बढ़ावा, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को लेकर गांधी जी की विचारधारा ठीक थी। देखिए आज 5 साल पे चुनाव हो रहा है, ठीक। राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेगी, उसे बढ़ावा देगी। किस पर शूट करता है? महात्मा गांधी की विचारधारा पे, महात्मा गांधी की विचारधारा पे शूट करता है, ठीक। ये रहा हमारा अनुच्छेद 40। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 में क्या है? सरकार सभी को रोजगार देगी, सभी को काम देगी। सरकार क्या देगी? सभी को रोजगार देगी, सभी को काम देगी, और सभी को लोक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। जैसे जो वृद्धा पेंशन होती है, बेरोजगारी भत्ता होता है, दिव्यांगों को जो दिया जाता है, इस प्रकार की लोक सहायता भी उपलब्ध कराएगी और सभी को रोजगार या काम देगी, ठीक। अनुच्छेद 41।
सरकार सभी को रोजगार, काम देगी तथा लोक सहायता उपलब्ध कराएगी। लोक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा, दिव्यांग आदि की पेंशन आदि की मदद। इसी में नोट करके लिख लीजिए, नोट बेरोजगारी भत्ता। ठीक, ये रहा हमारा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेगी और उसे बढ़ावा देगी। गांधी जी की विचारधारा से सहमत है। अनुच्छेद 41, सरकार सभी को रोजगार देगी, सभी को काम देगी तथा लोक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। लोक सहायता के अंतर्गत वृद्धा यानी दिव्यांग जनों की मदद करेगी। और इसी में एक पॉइंट ये भी है कि बेरोजगारी भत्ता भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 हमारा कहता है, सरकार सभी को न्यायोचित तथा मनोचित काम देगी। सरकार सभी को न्यायोचित तथा मानवोचित काम देगी। मतलब आप जिस चीज के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे सरकार उसी तरह से आपको काम देगी। आप चपरासी के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको आईएएस की कुर्सी पर नहीं बैठाएगी। आप आईएएस का फॉर्म भरेंगे तो आप आईएएस की परीक्षा पास कीजिए, आप आईएएस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सरकार सभी को न्यायोचित तथा मनोचित दिशा में काम देगी। ठीक है, तथा प्रसूति सहायता बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगी। प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगी। ठीक है, सरकार जो सरकारी कर्मचारी होती हैं, मतलब महिलाएं होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, गर्भावस्था में है, तो उनको 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। सप्ताह की छुट्टी दी जाती है तथा 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। ठीक है, सरकार सभी को न्यायोचित तथा मनोचित दिशा में काम देगी तथा प्रसूति सहायता भी उपलब्ध कराएगी। जो गर्भवती महिलाएं होंगी उन्हें भी उनकी भी सहायता की जाएगी। उन्हें 26 सप्ताह की छुट्टी और 6,000 रुपये मदद के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन यह प्रावधान सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने तक ही है। आप 10 बच्चे पैदा करेंगे तो सरकार ऐसा कानून नहीं है, सिर्फ 2 बच्चों तक आपको 26 सप्ताह की छुट्टी। पता चले आप 10 बच्चे पैदा करें, 6 महीने की छुट्टी जोड़ लीजिए, छुट्टी में सारा दिन बीत जाए। ठीक है, तो इसीलिए सरकार 6,000 की मदद 26 सप्ताह की छुट्टी सिर्फ 2 संतानों तक की देगी। ठीक, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 जीवन निर्वाह हेतु वेतन देगी। जीवन निर्वाह हेतु इसमें कहा गया है कि सरकार जीवन निर्वाह हेतु वेतन देगी। ठीक है, अब हम आज के सेशन में अनुच्छेद 43 तक ही चर्चा करेंगे। आगे हम बहुत चर्चा करनी है अनुच्छेद 44 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 44 से 51 तक कल वीडियो बनाएंगे। कल ही हो सकेगा तो कल, मतलब यानी परसों आपको अनुच्छेद फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको मिल जाएंगे। राज्य की